आज हम लोग 8 दिसंबर 2019 का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके सीडीपी का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल, आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद you yesterday. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represents ओरिएंटेशन टिपिकल एट स्टेज। मतलब नूर नाम की एक लड़की है जो अपना टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स ले जाने के लिए स्कूल भूल गई। वो अपनी साथ वाली तान्या से कहती है कि आज तुम हमको अपना लंच मेरे साथ साझा करो, क्योंकि कल मैंने तुमको अपना लंच करवाया था। तब लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास को अवस्था पर आधारित। तो देखिए जो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का डेवलपमेंट का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट की जो उनकी थ्योरी है उससे आधारित है। तो जो नूर है भी वो किस अवस्था पे है, कानून एवं व्यवस्था, पच परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो सीधी बात कही जा रही है कि नूर कह रही है कि कल हमने तुमको कराया था, आज तुम हमको कराओ। तो ये आदान प्रदान की अवस्था है जो दूसरे नंबर की होती है, जिसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं, और जो हमारी कन्वेंशनल में आती है, परंपरागत में आती है। तो पहले का हमारा 4 सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। मतलब पुरुष हैं तो ये करेंगे, लड़कियां हैं तो ये करेंगी। वाइडली हेड बिलीव्स अबाउट टिफिफाइड करेक्टरिस्टिक डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन सोसाइटी आर रिफर्ड टू एज। उनको क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रूल्स, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो पुरुष ये करेंगे, महिलाएं ये कर सकती हैं केवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किसी भी जेंडर के प्रति जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली देयर हैव बीन कंसाइसियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन curriculum वेयर फादर इज इन्वॉल्वड इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। दिस मूव इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, मतलब हाल ही में ऐसी कहानियों को सिलेबस में शामिल किया गया है जिसमें क्या है, जो पिताजी जो हैं वो घर के कार्यों में व्यस्त हैं, खाना बना रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। माता जी हैं वो साहसी गतिविधियां कर रहे हैं, कृषि के काम कर रहे हैं, घर के बाहर के काम कर रही हैं। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जेंडर पक्षपात को मजबूत करता है? नहीं, मजबूत तो नहीं करता। ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो जो सीधी से है उसको जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ता है कि महिलाएं भी साहसी काम कर सकते हैं, पुरुष भी घर के काम कर सकते हैं। तो तीसरे का हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। वाइगोट्स्की के अंदर जब एक वयस्क बच्चे के निस्बत वर्तमान स्तर को सहयोग विस्तारित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मतलब किसी भी बच्चे की सीखने में की गई अस्थायी तौर पर मदद को हम क्या कहते हैं, खोजपूर्ण अधिगम समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम ZPED कहते हैं, जोन अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर जो होता है। पाड़, मचान, ढांचा, आलम्बन, जिसको स्केप होल्डिंग कहते हैं, अंतर व्यक्तिनिष्ठता, इंटर सब्जेक्टिविटी। तब बच्चों की अस्थायी तौर पर सीखने की गई मदद को हम क्या कहते हैं, पहाड़ या ढांचा कहते हैं, इसके फोल्डिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पैगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। बच्चों में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस वाली स्टेज में आ जाती है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी जिनको हम SPCF करके याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनकी एज भी है। सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था की एज है जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल की है 2 से
7, कंक्रीट ऑपरेशनल की है 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल की है 11 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये इनकी अवस्थाएं दी हुई है। तो जो परिकल्पनात्मक अमूर्त वस्तुओं के प्रति जो बच्चों का दिमाग जो विकसित हो जाता है वो सबसे लास्ट वाली अवस्था में आती है, जैसा कि हमने सीखा था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। और बच्चों में CSC कब आ जाता है? CSC का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, सीरियसन और कंजर्वेशन। ये बच्चों में तीनों गुण कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। फिलहाल 5वें का जो आंसर है हमारा वो 4th वाला सही है। According to it is important to understand the social process and influence of the cultural context on children's thinking। मतलब हमको किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना चाहिए। ऐसी कौन बात करते हैं कि बच्चों के सीखने में उनके समाज और संस्कृति का बहुत ज़्यादा रोल होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, अल्बर्ट बेंडूरा। तो इनके सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। इनका नाम है लेव वाइगोट्स्की। 7वां है ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ए टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 हिज क्लासरूम शुड। पियाजे के संगणक विकास के सिद्धांत के अनुसार निहितार्थ 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? मतलब जूनियर लेवल के जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं हतोत्साहित आपको नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। ऐसी चीज़ों के बच्चों के सामने पेश करिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तर्क लगाएं, ज़्यादा सोचें। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस। तो इसका हमारा इसमें केवल वर्ड आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ पर केवल हो, ही हो, एकमात्र हो, ये हमेशा गलत होते हैं। इसमें भी केवल है, इसलिए ये तीसरा और चौथा हमारे दोनों गलत हो गए। 7 का हमारा सेकेंड वाला सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विद पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। उस व्यक्ति के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी? सिद्धांत के तार्किक गणितीय बहुबुद्धि, जिसमें बच्चे जो इसमें तार्किक है, जो गणित की अवधारणा को अच्छे कर सकता है, तो उस व्यक्ति की क्या पहचान होगी? ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। देखिए ध्वनि, ताल ये सब हमारा संगीतक बुद्धि में आता है, तो ये तो होगा नहीं। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। किस स्थान में कितनी चीज़ बन सकती है, ये योग्यता होती है। हमारे मूर्तिकारों वगैरह होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, उनके अंदर होते, तो ये भी नहीं होगा। संगीत में अभिव्यक्तियों, जब संगीत की बात की गई है तो मैथमेटिकल से इसका कोई संबंध नहीं। अब जो हमारा बचा वही सही है। पैटर्न को खोजने तथा तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तब 8वें का हमारा कौन सा हो जाएगा? 8वें का हमारा चौथा ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिवेट्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? जिसके द्वारा बच्चे समाज के एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाते हैं। वह फिर जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और प्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, क्रियाशील बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिकरण। तो इसमें हमारा पहला ही सही है, सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट।
मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारे डेवलपमेंट पर क्या रिलेशन है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र है इसलिए गलत है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। क्या परिवेश ही हमारे विकास को पूरी तरह से निर्धारित करता है? ऐसा भी गलत है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये भी गलत है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जटिल प्रक्रिया के रूप मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। जो मैंने आपको फार्मूला कराया था, D=H+E। डेवलपमेंट इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों का हमारे जो डेवलपमेंट पर विकास पड़ता है। इसको वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था इस फार्मूला को? वुडवर्थ ने दिया था। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, तो इसमें पहला ही हमारा सही है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान किया जाता है, नहीं निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को इसी रूप में दोहराया जाता है, मतलब रटना। तो रटना तो हमारा हमेशा गलत हो जाएगा, तो नहीं होगा। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करना, मतलब रिकॉल करना है, रटना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा पहला ही सही है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, सतत एवं व्यापक या समग्र मूल्यांकन में क्या क्या शामिल है? केवल, संरचनात्मक, केवल, संकलनात्मक। देखिए नोट कर लीजिए, केवल ही मात्र वाले जो कथन होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, तो इसलिए पहला दूसरा तो गलत हो गया, ये तो होंगे ही नहीं। ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक, ये भी गलत है। विविध माने अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए। तो इसलिए हमारा इसमें चौथा ही सही है। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be। आपकी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार यही चीज़ बताई गई है, समाज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर प्रदर्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा आदिवासी भाई बहन है, उसको बताया गया कि आदिवासी लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस रूढ़िवादिता, प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? जैसे हमारी इसमें आदिवासी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो सोसाइटी में उसका दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आदिवासी लोग या इस धर्म या जाति के भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना नहीं, अनदेखा आप क्यों करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आपको कभी आयोजित नहीं करनी है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना है। कि आप उससे ये कह देंगे कि बेटा तू जिस जाति से आता है, इस जाति के लोग कभी कुछ नहीं कर पाए, तुम जाओ चुप्पा इस पढ़ाई लिखाई को छोड़ो, अन्य कोई काम देख लो, तो ये काम प्लीज मत करना आप, गलत है। तो चौथा हमारा विभिन्न सामाजिक रोल मॉडल, जैसा मैंने कि हमको अभी एग्जाम्पल दिया था द्रौपदी मुर्मू जी का, संबंधित कहानियों व उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल यही करना है, यही आपको समझना है।
इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर शुड क्या करना चाहिए, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। प्रत्येक बच्चे जो है सीख सकता है, उसके अंदर योग्यता है। तो इसमें हमारा पहला ही सही है। केवल देखिए आ गया है, केवल प्रतिभाशाली योग्य बच्चों पर ध्यान देना, तो इसलिए गलत हो गया। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना है, ऐसा नहीं करना है। आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, सिंपैथेटिक नहीं हमने को रखनी है। तो 14 का हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टूडेंट सोच द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एंजाइटी रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स ऑफ लेटर्स, पुअर वोकेबलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग, व्हाट वाज रीड। एक विद्यार्थी निम्न लक्षण दर्शाता है, पढ़ने के प्रति चिंता रहती है, उसको शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है उसका, पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में उसको कठिनाई होती है। तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, किसके सूचक है। एक स्वालीन विद्यार्थी, स्वालीन को कहते हैं आर्टिस्टिक। जो स्वालीनता वाले विद्यार्थी होते हैं उनका सामाजिक संपर्क खराब होता है, मतलब उनके सोशल रिलेशन खराब होते हैं, वो अपने आप से ही ज़्यादा मतलब रखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी के नहीं, सृजनात्मक के तो नहीं है, अधिगम असक्षमता वाले विद्यार्थी के। तो ये किसके हैं, ए स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। सो 15 का तीसरा हमारा सही हो गया। ये टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। एक शिक्षक समावेशी कक्षा में अब विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। आकलन का के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, रटने पर बल देना, रटना आ गया इसलिए ये गलत हो गया। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, सभी को एक ही प्रकार से निर्देश देना नहीं, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि बच्चों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हमको बच्चों को अलग अलग प्रकार से समझाना है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, बहुत ज़्यादा आप उनको होमवर्क दे दें तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली गतिविधियों से नकल करने पर दबाव डालना, ये भी गलत है। तब आप क्या करें, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। डेवलप स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसलिए हमारा 16 का चौथा हो जाएगा, मतलब प्रत्येक बच्चे की हमको कमजोरियों और मजबूत चीज़ों को पहचानना है। 16 है, ए टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाई। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की कैसे पहचान कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी नहीं अभिसारी होता है, तो इसलिए गलत हो गया। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अनेक प्रक्षेपों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, तो 17 का तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, किसी भी घटना को सोचने के हजारों तरीके होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से किसी भी टॉपिक के प्रति सोचना समझना, तब वो ही हमारा हो जाएगा। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टाकिंग रिस्क एंड टेकिंग चैलेंज, केवल बच्चों को चैलेंज लेने के लिए हमको हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, तब इसलिए हमारा 17 का तीसरा सही है। Which of the following factors support meaningful learning in classroom? कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम के लिए कौन सा पक्ष लेता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, ये भी गलत हो गया। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र में अधिगम के प्रति अच्छा सरोकार रखना।
showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning। हम मतलब हमको बच्चों के सार्थक अधिगम के लिए उनके सभी क्षेत्रों की पहचान करनी है, उसके प्रति हमको कंसर्न रखनी है, सरोकार रखना है। An example of effective problem solving। What is example of effective problem solving? निम्न कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण हो सकता है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नहीं तो ध्यान तो देना है। क्रियात्मक अनियमितता, फंक्शनल फिक्सडनेस, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल आ गया इसलिए ये गलत हो गया। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित करना। देखिए जब एक ही चीज़ को करने को किया जाए वो चीज़ गलत होती है। इसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स सेट कहते हैं। किसी भी चीज़ को करने का एक ही तरीका, हमको किसी भी चीज़ को डिफरेंट अनेक तरीके से करनी है। तो DS साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में बांट लेना। जैसे आपका कोई लक्ष्य है, जैसे हमको CTET का पेपर है, 150 नंबर का पेपर देना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम जब पढ़ने बैठते होंगे तो पांचों सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपने बांट लिया होगा कि हमको किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से कितने टाइम कब क्या पढ़ना है। तो इसको उपलक्ष्यों में हमने बांट लिया। मीन्स एंड एंड एनालिसिस इसको कहते हैं, और लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाए और हमने इसको छोटे छोटे उपभाग चीज़ों में बांट लिया है। इसलिए 19 का चौथा। Which of the following not an effective strategy for teaching learning? सिखाने के लिए कौन सी एक इफेक्टिव प्रभावशाली प्रणाली नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है तो नॉट वाले को हमको सर्किल कर लेना है, नहीं तो ये हमारा गलत हो जाता है, जिससे हम पता चल सके। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, करेंगे प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करेंगे, संवाद चर्चा करेंगे, डायलॉग एंड डिस्कशन। दिए गए ज्ञान को दोहराने, मतलब दिए गए ज्ञान का मतलब जो भी मैंने आपको बता दिया केवल आपने उसी चीज़ को बार बार पढ़ा, दोहराया, अर्थात आपने उसको रोट लर्निंग की रटना। तो रटना आपको है नहीं, तो कौन सा नहीं होगा, जो गलत होगा वो ही हमारा सही है, क्योंकि हमको नहीं बताना, तो इसलिए हमारा फोर्थ है। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रंस हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में कुछ ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं, उनसे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए आपको, आप कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उन्हें उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जाने। अब उनकी कारण जानिए, क्या कारण है, ऐसा क्यों है, क्यों बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन्स फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, कि उनके डिसइंटरेस्ट का कारण क्या है। सो थर्ड इज करेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, मतलब संरचनावादी उपागम हमको बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंध, दंड, यंत्रवत याद करना, मतलब रटना। तो रटना तो कभी भी हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। दंड आप कभी भी बच्चे को नहीं दे। कंडीशनिंग मतलब किसी चीज़ से जोड़कर विद्यार्थी को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाएं। एक सूत्र भी होता है पढ़ाने का, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। 22 का पहला। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो लर्नर की प्रायर नॉलेज होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्टिव नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड ए टीचर शुड। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं।
इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब वहाँ पे एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे अगर बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ के प्रति अपनी ओर से काल्पनिक थ्योरी बना लेते हैं कि ये इसलिए हो रहा है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कटोरा है, कटोरे में पानी था, पानी सूख गया, तो बच्चा कहता है कटोरा ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी को पी लिया, पानी कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो उसे अभी ये नहीं पता है कि इवेपोरेशन के द्वारा पानी जो है सूरज के साथ इवेपोरेट हो गया, इन्वायरमेंट में चला गया। तो इस प्रकार की अवधारणाओं को ही हम नेइव थ्योरीज कहते हैं। संवेद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, खारिज कभी भी मत करना, क्योंकि ये विचार जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे बेकार के नहीं होते हैं, सीखने में बच्चे की बहुत मदद करते हैं। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना नहीं, अनदेखा नहीं करना है हमको। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना, आपको कभी भी बच्चों को डांटना नहीं है, अनदेखा नहीं करना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पहले बच्चे हैं, बाद में शिक्षक है, बाद में दुनियादारी है, तो बच्चे के बाद में सब है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो हमको बच्चों को अनदेखा नहीं करना है, डांटना नहीं है, उनके विचारों को खारिज नहीं करना है। तो इसलिए हमारा पहला हो जाएगा। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्जिनेशन एंड इमोशंस इज, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। देखिए, संज्ञान और संवेग के बीच में बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है, द्विदिशीय होता है। जैसे ये है हमारा कोग्जिनेशन और ये है हमारी इमोशन, तो कोग्जिनेशन इमोशन को प्रभावित करता है, इमोशन कोग्जिनेशन को करती, तो दो दिशाएं बन रही हैं, एक और दो, तो इसलिए इन दोनों में द्विदिशीय रिलेशन होता है, बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है। तो 24 का चौथा सही है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, कौन सा फैक्टर हमारे सीखने को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थी की सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, आपके पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक उसके संदर्भ से जोड़कर पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, बच्चे की सीखने में ये चारों चीज़ें मदद करती हैं। पहला तो होगा ही होगा रुचि, तो इसलिए सेकंड तो हो ही नहीं सकता। पहला सभी में है, सॉरी, तो ये चारों चीज़ें हैं, तो इसलिए हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। सार्थक ज्ञान के सार्थक संरचना के लिए, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए देखिए, लगातार अभ्यास करने से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये नहीं है। पुरस्कार दंड देने से भी गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया ये भी हमको नहीं करना। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन भी हमको नहीं, हमको क्या करने, बच्चों को सोशल इंटरेक्शंस करवानी, सामाजिक अंतःक्रियाएं, जिसकी बात लेव वाइगोट्स्की जी करते हैं। कौन करते हैं? लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, लेव वाइगोट्स्की। 27 नंबर क्वेश्चन, when students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से, ठीक है, बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से जुड़ा भी नहीं है, बस उनको एक स्टार चाहिए या बैच चाहिए,
ठीक, प्राप्त करना है। इसी स्थिति में क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है। अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना उद्गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये तो हमारा मास्टरी ओरिएंटेड होता है, ये गलत है। तो बच्चों में भौतिकतावादी अभिवृत्ति आ सकता है कि कोई भी अगर वो आप काम करने के लिए कहेंगे तो वह कहेगा मुझे क्या मिलेगा। जैसे अगर आपने कहा कि जाओ बेटा एक गिलास नल से पानी ले आओ, तब भी वो लेने नहीं जाएगा, वो कहेगा मुझे क्या दोगे, मुझे कितने रुपए दोगे। तो उसको सभी चीज़ों के प्रति क्या है, उसमें भौतिकतावादी दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ पर पैसे देना या उसको स्टार देना। हमेशा अगर मान लीजिए बच्चे ने रोज़ काम करके लाता है, अगर आप उसको रोज़ रोज़ गुड़ देंगे फिर वो गुड़ की वैल्यू ही भूल जाएगा, क्योंकि वो जानेगा, वो तो कहेगा हाँ चलिए क्या है, गुड़ तो मिल ही जाता है। तो गुड़ भी तभी अच्छा है जब 10 दिन काम करके लाए, 2 या 1 दिन दो, जिस दिन ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि अगर आप हमेशा गुड़ ही देते रहेंगे फिर उस बिना गुड़ के उसे मज़ा नहीं आएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित है। देखिए जो हमारा पूरा विकास है वो केवल परिवेश से निर्धारित नहीं होता है, वो हमारी वंशानुक्रम से, हमारी हेरिडिटी से भी निर्धारित होता है। तो पूरी तरह से परिवेश से होता है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, उन्हें सभ्य बनाते हैं, ये तो कोई नॉनसेंस बात हो गई। अब है यूनिवर्सली द सेम एकरा डिफरेंट कल्चर, सभी बच्चे समान नहीं होते सभी, क्योंकि संस्कृति पर विकास का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए पहला नहीं होगा, इसलिए इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। Which of the following characterize the period of middle childhood? मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, मध्य बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 6 से 11 वर्ष, इसको स्कूली एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने के प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी व चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो ये तो पहले वाली अवस्था में होता है, ये नहीं होगा। तो इसका जो है मिडिल चाइल्डहुड की मुख्य विशेषता ये है, बच्चे थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, जो कंक्रीट वस्तुएं होती, मूर्त वस्तुओं के प्रति बच्चे जो हैं तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ना कि अब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको अमूर्त कहते हैं। 30 परिवार पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की, फैमिली एंड नाइबर्स आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, प्राइमरी सोशल एजेंसीज, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। देखिए सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है तब हम कहाँ सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, फिर परिवार से निकलकर पास पड़ोस में जाते हैं। तो जो परिवार है वो हमेशा बच्चे की हमेशा प्राथमिक एजेंसी है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, सेकेंड प्राथमिक एजेंसियाँ हैं। थैंक यू।